आकाश गंगा तक पहुंचने में शायद कुछ करोड़ लाइट ईयर्स लगेंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है प्रकाश। उस प्रकाश को वहां पहुंचने में कई करोड़ प्रकाश वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष का मतलब है 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करती है, उस गति से कई करोड़ों सालों में जाके लाइट वहां पहुंचेगी। इतना दूर तक हमारी दूरबीन देख चुकी है। और ये जितने दार्शनिक, जितने धार्मिक लोग दावे ठोक रहे हैं, वो सारे के सारे पृथ्वी को केंद्र में रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुभव इतना ही हम सबका। छोटा सा अनुभव का संसार, ले दे के 70,000 साल की यात्रा पूरी, जितना समझ में आया उसी के बेस पे अपनी धारणाएं बना ली अपनी अपनी, जो कि लाजमी है, ऐसी बनती है धारणाएं। अज्ञेयवाद कहता है जान ही नहीं सकते, ब्रह्मांड कितना बड़ा है जान ही नहीं सकते। भैया तो दावा मत करो ब्रह्मांड सीमित है, नहीं पता, असीमित है, नहीं पता। मैं मानता हूं कि ब्रह्मांड सीमित है, हाँ मानो। मैं मानता हूं कि सीमित नहीं है, मानो, जो मानना मानो। बस ये मत कहना कि जानता हूं। मानता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कांट से किसी ने पूछा कि पेन को जान सकते हो? छोड़ो भगवान, आत्मा, संसार छोड़ो, पेन बताओ। बोले नहीं, इसको भी नहीं जान सकता, क्योंकि जो इनपुट बाहर से आया जैसे ही मेरी आंखों में आया, वो चेंज होके दिमाग तक पहुंचा। मेरी आंखें न्यूट्रल तरीके से इनपुट को पहुंचा रही हैं या नहीं, ये जानने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इम्पॉसिबल है कि मैं जानना। वो स्पेस टाइम की डेफिनेशन इस तरह देता है कि स्पेस और टाइम के चश्मों से हम चीजों को देखते हैं। फिर दिमाग के पास जाता है, वहां कोटियां हैं, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो उसको फिक्स करती हैं। वो कह रहे हैं कि ये पेन अपने मूल रूप में जो है वो न्यूमिना है, और ये पेन जैसा मुझे दिखता है वो फिनोमिना है। क्योंकि हम सबकी आंखें एक जैसी, हम सबको एक जैसा दिख रहा है। हम सबको एक जैसा दिख रहा है, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि हम सबको एक जैसा दिख रहा है। इससे यह साबित नहीं हुआ कि दरअसल बाहर पेन वैसा ही है। अपने आप में वस्तु कैसी है दुनिया में कोई नहीं जान सकता, वो न्यूमिना है, एग्नोस्टिसिज्म की रेंज में है। हाँ, हम सबको दिखती कैसी है वो हम जान भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और साइंस जो है पूरी की पूरी, वो उसी फिनोमिना की साइंस है। हम सबको जैसा परसीव हुआ उस पे साइंस के नियम अप्लाई हो रहे हैं, न कि उस चीज पे जैसी मूल रूप में है। सिंपल सवाल, घास हरी है कि काली है, हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन इनपुट के लेवल पे हो चुका है। उसके अब ये ठीक है कि आजकल हम कहते हैं कि रंग केवल फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, वो एक अलग बात है। पर अगर आप रंग को एक वास्तविकता मानना चाहेंगे तो ये जानना हमारी इंद्रियों से परे की बात है। क्या स्यादवाद एग्नोस्टिसिज्म की बात कर रहा है? एकदम नहीं कर रहा है। स्यादवाद, जो आदमी केवली को मानता हो, केवल ज्ञान को मानता हो, वो स्यादवाद कैसे मानेगा? केवल ज्ञान का मतलब जो ब्रह्मांड में सब कुछ जानता है, जो 3 प्रमाण बता रहा है, जो साम्यवारिक प्रत्यक्ष बता रहा है, अनुमान बता रहा है, शब्द प्रमाण बता रहा है, वो कैसे कहेगा कि जान नहीं सकते हैं? वो जानने के तरीके बता रहा है सारा का सारा। इसका मतलब जो भी व्यक्ति कहता है कि स्यादवाद अज्ञेयवाद है, वो मूर्ख आदमी है। जो कहता है स्यादवाद संदेहवाद है, वो भी मूर्ख व्यक्ति है। स्यादवाद केवल और केवल अगर कुछ है तो सापेक्षवाद यानी कि रिलेटिविज्म है। और रिलेटिविज्म आते ही लोग पूछते हैं क्या ये आइंस्टीन के रिलेटिविज्म से कुछ मेल खाता है? हाँ, मेल खाता है, काफी हद तक खाता है, पूरा नहीं खाता है। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने बड़े सुंदर एग्जाम्पल दी, जिनको मैं अगर आज की भाषा में कहूं, हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है हमारे सिचुएशंस के हिसाब से। यही कहा उन्होंने। सिंपल एग्जांपल, एक सवाल जो मुझे बड़ा परेशान करता था, बाद में आइंस्टीन के उसमें मुझे उसका उत्तर मिल पाया। मैं 10 साल परेशान रहा इस प्रश्न को लेकर, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं था कि इसका आंसर कहां मिलेगा। फाइनली मुझे मिला आइंस्टीन में। मेरा सवाल ये था, मेरे साइंस के कुछ विद्वान मित्र हैं, उनसे मैंने सबसे पूछा, सब घुमा घुमा के बात करने लगे, सही आंसर कोई नहीं दे रहा था। मैंने कहा मैं कार के अंदर बैठा हूं, मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं कार से सीट पे बैठा हूं तो सीट से कनेक्शन मेरा है, सीट कार के चेसिस से कनेक्टेड है, चेसिस कनेक्टेड है पहियों से, पहिए चल रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि पहियों की मूवमेंट, चेसिस, सीट, और क्योंकि मैं सीट पे बैठा हूं मेरी मूवमेंट इंटरकनेक्टेड है सारी चीजें।
मेरे हाथ में बॉल है तो बॉल भी साथ साथ चल रही है। लेकिन अगर मैंने बॉल हवा में उछाली कार के अंदर, चलती हुई कार में, कार की स्पीड मान लीजिए 60 है, 70 कुछ भी है। अब जब बॉल उछाली तो उस समय बॉल का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। तब तो बॉल को पीछे जाना चाहिए ऐसे करके, अगर कार आगे जा रही है तो। लेकिन मैंने कितनी बार बॉल उछाली, बॉल वही के वहीं हाथ में आती है, बॉल भी आगे चल रही है। जबकि बॉल को उस समय आगे धकेलने वाली कोई शक्ति मुझे समझ ही नहीं आ रही, किस शक्ति से धकेल रहे हैं। बहरहाल आइंस्टीन ने रिलेटिविज्म में इसका जवाब दिया हुआ है। फिर उसने कहा कि एक एग्जांपल लेके देखो कि आप एक ट्रेन में ट्रेवल करें, मान लीजिए ट्रेन जा रही है एक्स से वाई की तरफ 100 की स्पीड पे। अब 4 ऑब्जर्वेशंस देखिए। एक दूसरा व्यक्ति दूसरी ट्रेन में साथ की पटरी पे उसी स्पीड से उसी साइड में जा रहा है 100 की स्पीड पे ही। आप इस ट्रेन से उस ट्रेन में देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? स्टेबल है एकदम, कोई मूवमेंट ही नहीं है। वहां एक आदमी है, आप टॉर्च मार रहे हैं, वो भी टॉर्च मार रहा है, कई लोग ताश भी खेल लेते हैं आपस में। अगर इतना गैप हो, बीच में खंबा भी है तो ध्यान रखना। लेकिन कोई चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि दो इक्वल स्पीड पे चलने वाली चीजें एक दूसरे की सापेक्षता में स्टेबल है। अब 100 की स्पीड है, आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं। अब जो ट्रेन आपसे आगे निकलेगी वो 40 पे आगे निकलेगी, धीरे धीरे आगे निकलेगी। आप आराम से लोग से बातें कर सकते हैं, हेलो हेलो कर सकते हैं, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा नहीं है। आप 100 की स्पीड पे, साथ में 120 वाला आ गया तो केवल 20 के अंतर से आगे निकल रहा है और स्लो निकल रहा है आगे। आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके लिए ट्रेन कैसे दौड़ 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 करते निकलती है ऐसा, आप तो फील भी नहीं कर पा रहे। और 5वीं स्थिति, आप 100 की स्पीड पे ऐसे जा रहे हैं, यहां से एक ट्रेन 100 की स्पीड पे ऐसे आ रही है। अब दोनों ट्रेन से बैठे व्यक्तियों की नजर में दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 200 हो गई, जबकि स्पीड 100 ही है। किसी को 0 लग रही है, किसी को 20 लगी, किसी को 40 लगी, किसी को 100, किसी को 200 लगी। इसका मतलब हम किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन की सापेक्षता में हमारी ऑब्जर्वेशन चेंज होती है। उसने ये जरूर कहा कि कुछ चीजें सापेक्ष नहीं है। सर लाइट की स्पीड के लिए उसने कहा लाइट की स्पीड किसी भी कंडीशन में आप देख लीजिए ब्रह्मांड में, चाहे चलती ट्रेन पे देख लो चाहे कहीं देख लो, वो स्टेबल रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज की बात आइंस्टीन ने की। आइंस्टीन का रिलेटिविज्म साइंस बैक्ड रिलेटिविज्म है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिलेटिविज्म है। लेकिन फिलोसॉफिकल लेवल पर रिलेटिविज्म जैनों का भी कुछ कुछ वैसा ही है। वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन के हिसाब से किसी चीज को देखने का, समझने का नजरिया हमारा चेंज हो जाता है। और जो बात फिलोसफी के स्तर पर जैन दर्शन ने कही और भी कुछ लोगों ने कही, वो बात आइंस्टीन ने एक फिजिक्स के सिद्धांत के रूप में कही आगे चलकर। तो एक लिंक तो बनता ही बनता है। अब उन्होंने इसको समझाने के लिए जो मैंने आपसे कहा ना कि 3 तरह से ये बात कही जा सकती है कि होगा ही होगा, होगा, हो सकता है। इन 3 बातों को समझाने के लिए जैन दर्शन ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। सत एव, सत्य ही है, एव का मतलब ही है। सत किस सत्य है? स्यात् सत्य किस सापेक्ष रूप में सत्य है। कि 3 तरह की बातें हैं। एक है सत एव, सच ही है, एक है सत्य यानी कि सच है, और एक स्यात् सत्य सापेक्ष रूप में सच ये है। इति यानी कि ये 3 है। त्रिधार्थो, ये 3 अर्थ है मियेत। इन तीनों के नाम बताए हैं। इन तीनों कैसे जानते हैं? सत एव को बोलते हैं दुर्नीति, सत को बोलते हैं नए, और स्यात् सत को बोलते हैं प्रमाण। अगर आप बोलेंगे दावे के साथ, वो जैन फिलोसफी में दुर्नीति या दुर्नय कहते हैं। 3 तरह के जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट्स 3 तरह के और उनके स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप ही लगा के बोल रहे कि ऐसा ही है, तो आप दुर्नय या दुर्नीति के लेवल पर हैं। अगर आप केवल एक पक्ष बता रहे हैं, ना जोर दे रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि शायद होगा, तो ये नए है। और नए का मतलब है एक देश विशिष्टो अर्थो नयस्य विषयो मत, कि एक पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं, बस आप ये बता नहीं रहे कि मेरा पर्सपेक्टिव मात्र है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप एक पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। सबसे प्रामाणिक बात वो व्यक्ति करता है जो स्यात् सत कहता है। और स्यात् सत का मतलब सापेक्ष रूप में मैं ऐसा मानता हूं, मेरी राय ये है। और स्याद्वाद का सार इतना ही है कि क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, तो हमें अपने ज्ञान के सीमित होने को अपनी भाषा में एक्सप्रेस करना चाहिए। उस एक्सप्रेशन के लिए उन लोगों ने
7 वाक्य बता दिए। आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डाल के देखेंगे, मान लीजिए इस पेन के बारे में, या पेन से नहीं, जैसे भूख की बात करते हैं, प्यास की बात करते हैं, आप लोगों को भूख लग रही है इस समय? ये फिलोसफी का क्वेश्चन है, आप तो खुश हो गए। वैसे जब आप जाएंगे तो व्यवस्था है, चिंता मत कीजिए, लेकिन ये प्रश्न फिलोसफी का था। जैसे कोई किसी से पूछे कि क्या आपको भूख लगी है, इसके कितने उत्तर हो सकते हैं? एक उत्तर होगा हाँ भाई, अगर आप भूखे हैं मान लीजिए तो आप बोलेंगे हाँ, और वहां कोई वजह नहीं कि आप संकोच करें तो आप बोलेंगे हाँ। संकोच पे तो आदमी झूठ बोल देगा। लेकिन आपको भूख लगी है और आप ऐसी सिचुएशन में जहां शर्म की जरूरत नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? हाँ लगी है। दूसरी स्थिति में हो सकता है कि आप कहें नहीं, क्योंकि भूख नहीं लगी, पेट भरा हुआ है, गले तक भरा हुआ है। या आप ऐसी सिचुएशन में कि वहां बोलना ठीक नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? नहीं बोल देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि हाँ भी और नहीं भी? होता होगा कभी कभी, ऐसा होता है ना, जरूर होता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे लाइब्रेरी में अगर आप बैठते होंगे, आपको कोई प्यास नहीं लग रही, साथ वाला आदमी पानी भर के लाया, पीने लगा, फिर आप उठ के जाते पानी पीने के लिए, क्योंकि आपको प्यास थी या नहीं थी, आपको भी आइडिया नहीं। इतनी कम नहीं है कि आप कह सके नहीं लगी, इतनी ज्यादा नहीं है कि आप कहें कि लगी है। नहीं ऐसे कि भूख लगी है, मतलब खा सकते हैं, मतलब पी सकते हैं, ये वाला जो लेवल होता है ना, ये भी तो होता है। हाँ प्लस नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि जो बुद्धि की कोटियां हैं, हमारे दिमाग की जो कैटेगरीज हैं, सोचने के फॉर्मेट्स हैं, वो केवल 2 हैं। जैसे एरिस्टोटल आमतौर पे 2 की बात करता है, अरस्तु आमतौर पे 2 फॉर्मेट्स की बात करता है। भारत के लोग ज्यादा गहराई में उतरे। कुछ लोगों ने कहा नहीं 3 हो सकते हैं, हाँ और नहीं भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कि भूख लगी भी और नहीं भी लगी है। तो भूख लगी है, हाँ लगी है, नहीं लगी है, लगी भी है और नहीं भी लगी है, 3 आंसर हो सकते हैं। तो किसी ने कहा चौथा भी तो हो सकता है। अब सोचिए कोई आपसे पूछे भूख लगी और आप चौथा आंसर दें, आप कहें ना तो लगी है और ना ही नहीं लगी है। आपने तीसरे में क्या किया? ये भी हाँ वो भी हाँ, लगी भी है नहीं भी लगी है। दोनों नहीं भी तो हो सकते हैं, दोनों हाँ ही क्यों करने हैं? दोनों नहीं कर दीजिए कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। पर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा अजीब सी बात है। तो जो चौथे वाली बात है उसको सोचना बड़ा मुश्किल है। हम कह तो पा रहे हैं भाषा में, पर दरअसल इसको मतलब इसका उत्तर है नहीं प्लस नहीं इंटू नहीं, कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। आप कोशिश करके चौथा सेंटेंस बोल लेंगे, हालांकि अब दिमाग में सोच नहीं पा रहे कि इसका मतलब क्या है, थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं वो थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। जब थोड़ा सा भूख के फेवर में होगा तो आप कहेंगे लगी भी है और नहीं भी लगी है। जब भूख काफी कम लगी होगी, नहीं के आसपास होगी, तब शायद चौथा वाक्य ज्यादा सुटेबल होगा, ना तो लगी है पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं लगी है। जब बहुत थोड़ी सी लगी होगी चौथा वाक्य आ जाएगा, जब थोड़ी ज्यादा होगी शायद तीसरा वाक्य बोलना पसंद करेंगे आप। लेकिन भारत के दार्शनिकों ने 4 लेवल सोचे, पश्चिम में जनरली 2 मिलते हैं हमें। तो इसको बोलते हैं भावात्मक उत्तर, एफर्मेटिव, ये नेगेटिव है दूसरे वाला। तीसरे को बोलते हैं उभय, बोथ। चौथे को नन, यानी कि दोनों नहीं है। लेकिन चौथे वाले के बारे में सबकी सहमति है कि उसको नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये सिद्धांत 4 कोटियों वाला 2 लोगों ने दिया भारत में। एक महायान बौद्ध में नागार्जुन नाम के दार्शनिक हुए, इनको हम आगे पढ़ेंगे कभी, बहुत कायदे के दार्शनिक थे। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय की बात की, और ठीक यही बात शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में की, 4 कोटियों की बात की। ये 4 कोटियां हैं। जैन दर्शन ने कहा 4 नहीं है 7 है, 3 और बनाएंगे। ये जो 4 हैं ये दरअसल वही है। स्यात् अस्ति, कोई पूछे भूख लगी है, सापेक्ष रूप में लगी है, मतलब मर नहीं जाएंगे लेकिन हाँ लगी है, एक हद तक लगी है। ऐसी भी नहीं लगी कि मरणासन्न हो गए हैं, लेकिन हाँ एक हद तक लगी है। क्या भूख लगी है? नहीं, सापेक्ष रूप में नहीं लगी है, मतलब 2 घंटे पहले खाया था, अभी 2-3 घंटे तक काम चल जाएगा,
मिल जाए तो खा भी सकते हैं, लेकिन वैसे लगी नहीं। स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति। भूख लगी है, हाँ लगी भी है, नहीं भी लगी है, जब इक्वल हो। चौथा है वही वाला जिसको कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैन लोगों ने कहा अवक्तव्यम, इसे कहा नहीं जा सकता कि भूख लगी। अब आप कहना चाह रहे कि ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। ये अगर आप बोल देंगे ना, सामने वाला आपको हथकड़ी में ले जाएगा और पागल खाने छोड़ के आ जाएगा। आपको वो भी तो चिंता है ना कि भाई कहीं, तो फिर आप कहेंगे देखो जो सच है वो कहा नहीं जा सकता है, अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है। कहा नहीं जा सकता का बेसिक मतलब वही है कि दोनों नेगेटिव है, तो कैसे इस बात को रखें, कैसे इस बात को। फिर कहा जैन लोगों ने कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला और चौथा साथ साथ हो, कि थोड़ा सा पॉजिटिव है और थोड़ा सा ऐसी स्थिति है कि नहीं कहा जा सकता। ये 1+4 हो गया। फिर वो कहते हैं 2+4 भी हो सकता है, और फिर 3+4 भी हो सकता है, कि थोड़ी सी लगी है, थोड़ी सी नहीं लगी है, और सच कहो तो ना तो लगी है ना ही नहीं लगी है। कोई शायर टाइप का आदमी तो ऐसे बोलेगा ना भाई, शायरों को भी तो जगह मिलनी चाहिए। उनका कहाँ ठिकाना बनेगा। तो उन्होंने कहा कि 7 तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और एक अच्छे व्यक्ति को कोई भी वाक्य बोलने से पहले देखना चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, और स्यात् का प्रयोग करते हुए इन 7 में से कोई एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि स्यात् शब्द जरूरी नहीं है, स्यात् का भाव जरूरी है। जैसे कोई पूछे क्या आप पानी पिएंगे, मतलब क्या प्यास लगी है, अब इसका उत्तर ये नहीं कि आप कहेंगे स्यात् हाँ। वो सोचेगा कौन आ गया भाई, ये क्या हो रहा है। तो आप ये कहना कि मतलब प्यास लगी है, लेकिन अगर दिक्कत हो तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब भाई जैसे किसी घर में पानी कम है, मान लीजिए किसी के पास एक ही पानी की बोतल है और भलमन साहब में पूछ रहे क्या पानी पियेंगे आप, तो क्या कहना चाहिए आपको, ये प्यास लगी है पर बहुत खास नहीं है, और मैं 2-3 घंटे काम चला सकता हूँ, चिंता की बात नहीं। स्यात् नहीं बोला, पर भाव कौन सा आ गया, स्यात् वाला आ गया। तो स्याद्वाद ये कहता है कि स्यात् वाला भाव हमारी भाषा में आता रहे तो चीजें ठीक रहती हैं। स्याद्वाद की बेसिक बात यही थी। इसका महत्व ये है, मतलब मेरा तो मानना है कि स्याद्वाद अगर सब लोग अपना लेना, दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर आप समझ लें कि आपकी जानकारियां, आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपका दावा केवल सापेक्ष रूप में सच है। सारे धर्मों में झगड़ा क्यों है, सबको लगता है कि मैं ही सच बोल रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। ये सब जुम्मा जुम्मा 70,000 साल की पैदाइश है सब लोग। मतलब 1400 करोड़ साल पुराने ब्रह्मांड में 70,000 साल की पैदाइश हम लोग हैं। हम लोग तो 70 ही है, बल्कि 30-35 साल, आप तो 16 साल के हैं। बल्कि 70,000 साल में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने जो पहली बार सोचना शुरू किया, उस घटना को 70,000 साल हुए हैं। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि 70,000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार सोचा, 10,000 साल पहले पहली बार स्टेबल होकर जीना शुरू किया। कितना रोचक मसला है। दुनिया के सबसे पुराने धर्म अगर देखें, सबसे पुराना धर्म, वो भी आज के समय से पीछे जाएंगे तो 5,000 साल पुराने, सबसे पुराने। और मैं कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारा धर्म इतना पुराना है, मैं उन कल्पनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्टोरिकल एविडेंस की बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल एविडेंस में 3300 ईस्वी पूर्व से पहले धर्म अब तक नजर नहीं आ रहा है। जो पारस का इलाका आजकल माना जाता है बेबीलोनिया, वो धर्म काफी पुराना है। ऋग्वेद हमारा 5,000 साल पुराना है, तो हम मान सकते हैं कि वहां से शुरुआत हुई होगी। 5,000 साल के पीछे कोई धार्मिक प्रसंग नजर नहीं आता है। 10,000 साल पहले सेटलमेंट नजर नहीं आती है। 70,000 साल पहले चिंतन नजर नहीं आता है। और दावा ये 1400 करोड़ साल के इतिहास में 5,000 साल का धर्म, और दावा ये कि अंतिम सत्य मेरे पास है। और सब कुएं के मेंढक घूम रहे हैं इस दुनिया में। आखिरी गैलेक्सी कितनी दूर दिखी किसी को पता भी नहीं। मतलब कितना कितना ब्रह्मांड का विस्तार है, अंदाजा तक नहीं है किसी को। इसलिए स्याद्वाद हमें तमीज देता है कि मान ले कि हमारा ज्ञान सीमित है, सीमित हो सकता है, कम से कम ये तो माने। और जैसे ही हम मान लेंगे कि हमारा ज्ञान गलत हो सकता है, तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं, लड़ाकू नहीं रहते हैं। दूसरे की बात ठीक लगने लगती है आपको, कम से कम ये लगने लगता है कि ठीक हो सकता है, वो भी विनम्र हो जाते हैं।
और झगड़ा करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि दिमाग बंद होना चाहिए और अखड़ता होनी चाहिए। दो समझदार लोग झगड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे वो आपका समझ लेगा, तो झगड़ा क्यों होगा। समझदार लोगों में झगड़े नहीं होते हैं। समझदार दिखने वाले बेवकूफों में हो सकते हैं कि पीएचडी किया है, इससे लगता समझदार होगा। पीएचडी से कोई समझदार नहीं होता है। कबीर दास ने कोई पीएचडी नहीं की थी, उतना समझदार आदमी पूरे इतिहास में नहीं मिलता हमें, अनपढ़ आदमी से कहते हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, सारा आतंकवाद, सारे इंटरनेशनल झगड़े, सब झगड़े खत्म हो जाए अगर ये अप्रोच हमारे दिमाग में हो। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लिंक बनता है सियादवाद के साथ। जब हम लोग एआई को शुरू में पढ़ रहे थे, जब विचार आना शुरू हुआ था 15-20 साल पहले, तब ये बात हमने सुनी थी। आपने एक शब्द सुना होगा, बाइनरी। बाइनरी का बेसिक मतलब होता है जब आप चीजों को दो में बांट के देखते हैं। डाइकोटमी भी चलता है शब्द, ड्यूअलिस्टिक अप्रोच भी चलता है। इन सब का एक ही मतलब है, किसी चीज को दो में बांट के देखो, अच्छा बुरा, श्वेत अश्वेत, ये जो तरीका है सोचने का, आदमी औरत। जब आप किसी रियलिटी को दो में बांट के देखते हो, इसको बोलते हैं बाइनरी थिंकिंग या डाइकोटमिक थिंकिंग। जैन दर्शन की ब्यूटी क्या है? अनेकांतवाद में भी, स्यादवाद में भी, वो कहते हैं सोचने के दो ही तरीके क्यों करने हैं भाई, आप और तरीकों से भी सोचो, 7 तरीकों से सोच लो। इसके 2-3 फायदे हुए। एक फायदा ये हुआ कि जहां जहां बाइनरी हमने बना रखी थी, लेकिन बाइनरी के बियॉन्ड जा सकते थे, सोचा जा सकता है। जैसे आजकल हम एलजीबीटी की बात करते हैं, सेक्स जेंडर की बात करते हैं। हमारा दावा है कि पुरुष महिला 2 ही होते हैं, तीसरा नहीं मानेंगे हम, पर हमारे मानने से कुछ नहीं होगा ना भाई। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो LGBTQIA, अगर आपने सुना हो पूरा, उसमें जो आई होता है, आई, उसको बोलते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्सुअल लोग वो हैं, एक ही शरीर में मेल और फीमेल दोनों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होती हैं। इसी दुनिया की बात कर रहा हूं, किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। अब यदि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, अब वो बाई एक्सीडेंट हैं या जैसे भी हुआ, कुदरत की गलती है, जो भी है, या कुदरत का वैविध्य है, डाइवर्सिटी है, जो भी है, अगर ऐसे लोग हैं तो हम किस मुंह से कह सकते हैं कि 2 ही तरह के लोग होते हैं? जहां जहां बाइनरी है, सोचने की हदें थोड़ी बढ़ानी चाहिए, ताकि जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आ सकते उनको भी तो स्पेस मिले भाई सांस लेने का। क्यों सबको हमारे हिसाब से ही जीना होगा? और भी तो तरीका होता है जीने का। तो बाइनरी को ब्रेक करना बहुत जरूरी माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जब मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेवल पर गई, तो मशीन की दिक्कत क्या थी कि मशीन पहले बाइनरी पे ही काम कर रही थी। मैंने सुना है, मैं उस विषय का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन बुलियन लॉजिक नाम से कंसेप्ट चलता था, जो अभी भी आपको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 में सब कुछ लेता है। तो 0 और 1 एक तरह की बाइनरी है कि हम 2 लेवल से सारा डेटा फीड करेंगे। धीरे धीरे कंप्यूटर साइंस में यह बात आई कि हम 0 और 1 के बेस पे इतने सारे ऑप्शंस क्रिएट करें। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आस्की और यूनिकोड का अंतर पढ़ा हो, आस्की में क्या होता है कि एक बाइट में 7 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। यूनिकोड में एक बाइट में 16 बिट्स होती हैं, और 16 बिट्स होते ही ऑप्शंस हमारे पास 65,000 से ऊपर हो जाते हैं, जबकि पहले ऑप्शंस केवल 240 के आसपास होते थे। अब कंप्यूटर ने यह समझना शुरू किया कि अगर मनुष्य जैसा सोचना है, मनुष्य की थिंकिंग केवल एल्गोरिथमिक नहीं होती। एल्गोरिथमिक का मतलब है एक फ्लो चार्ट की तरह से। हम कैसे सोचते हैं? क्या हम हमेशा तार्किक सोचते हैं? कभी कभी तार्किक नहीं भी सोचते हैं, नहीं भी सोचते हैं। जैसे यही कि प्यास लगी है, मशीन, पुरानी मशीन क्या बोलेगी? यस नो, 2 ही आंसर उसको पता है। हम क्या बोलेंगे? हाँ लगी हुई है, नहीं भी लगी है, थोड़ी लगी है, थोड़ी ज्यादा लगी है, और लगी तो बहुत है, लेकिन इसका अपना मजा है, पानी नहीं पिएंगे। 50 आंसर दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि मनुष्य है। इसको बोलते हैं नॉन एल्गोरिथमिक थिंकिंग। और नॉन एल्गोरिथमिक थिंकिंग के लिए जरूरी है कि हम 2 खांचों में सोचने के बजाय कई खांचों में सोचने का अभ्यास करें। तो एआई का जो पूर्वज था उसका नाम था फजी लॉजिक।